Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Do you know your momentum? I welcome you all to yet another episode of our brand new series for O-level course, which we called Know Your Momentum. And we will be discussing O-level syllabus with your favorite physics teacher, Usman bin Aslam. And today is lecture number 2. Today, we are going to be discussing types of circuits. Types of circuits. मैं ये चाह रहा था कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं, बाद में जो छोटी छोटी चीज़ें जो कि थोड़ी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है वो मैं बाद में हाईलाइट कर दूंगा। कल हमने जहाँ से इंफॉर्मेशन अपनी मतलब लास्ट क्लास में जहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन रोकी थी वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। सर्किट्स की दो बेसिक टाइप्स होती हैं। एक टाइप को हम कहते हैं सीरीज सर्किट और दूसरी टाइप को हम कहते हैं पैरेलल सर्किट। असल में इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा मुश्किल या कंफ्यूजिंग यही बात है, सीरीज या पैरेलल, और इसकी दो दो प्रॉपर्टीज हैं, उनको समझने की जरूरत है। दे आर व्हाट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। सीरीज सर्किट लास्ट लेसन में भी मैं आपको बता चुका हूं, एक ऐसा सर्किट होता है या एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिवाइसेस एक के बाद एक अटैच्ड होती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये बताया था कि ये एक रेजिस्टर का सिंबल है, फिर ये एक और रेजिस्टर का सिंबल है, ये एक और रेजिस्टर का सिंबल है। ये तीन रेजिस्टर्स हैं जो एक दूसरे के साथ एंड टू एंड अटैच्ड हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज सर्किट। और अगर एक रेजिस्टर एक और रेजिस्टर के साथ साइड बाय साइड अटैच्ड हो तो इनको हम कहते हैं पैरेलल सर्किट्स। इन दोनों की अपनी कुछ खुसूसियात होती हैं, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको जरा याद करवा देता हूं कि रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस, जैसा कि लास्ट लेसन में भी आपको बताया था मैंने, रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल प्रॉपर्टी due to which the material hinders the flow of charge। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर से चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट को अपोज करता है। मिसाल के तौर पे ये अगर आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर आपके पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स और आयंस वगैरह मौजूद हैं। अगर यहाँ से एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो करना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करेगा, बाकी आयंस के साथ कोलाइड कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा। तो इस लॉस ऑफ एनर्जी को हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के साथ, यानी ये कंडक्टर जो यहाँ बना के दिखाया है इसकी जितनी ज्यादा लेंथ होगी जाहिर है रेजिस्टेंस यानी लॉस ऑफ एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी बात, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया कौन सा वाला? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि ये वायर जितनी थिकर होगी उसका एरिया उतना ही ज्यादा होगा तो उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, वो जो पावर केबल्स होती हैं जो आपके घरों के बाहर लगी थी ना खंभों के दरमियान में, वो बहुत मोटी मोटी तारें होती हैं। वो इसलिए क्योंकि उन तारों की रेजिस्टेंस को कम होना चाहिए, क्योंकि अगर उनके अंदर से करंट गुजरेगा और अगर उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा हुई तो एनर्जी तो बहुत ज्यादा लूज होती जाएगी। ठीक है ना? तो इसीलिए वो उनकी वायर्स थिक होती हैं। अच्छा, अब रेजिस्टेंस एक तो इस फैक्टर पे डिपेंडेंट है, दूसरा इस फैक्टर पे डिपेंडेंट है। We can combine these two factors together to create one single relationship. Resistance is directly proportional to length divided by area. ये मैंने क्या किया है, रेजिस्टेंस और लेंथ दोनों एक दूसरे के आमने सामने थी तो अभी भी वो एक दूसरे के आमने सामने यानी न्यूमरेटर में है। जबकि दूसरे रिलेशन में एरिया नीचे था, तब आप देख सकते हैं जो तीसरा रिलेशनशिप मैंने बनाया है इसमें एरिया फ्रैक्शन के नीचे मौजूद है। अब ये एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन है। इसको अगर आप इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो साथ आपको एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा जिसको आप मैथ में के कहते रहे हैं। फिजिक्स में हम हमेशा के नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स के अंदर हम अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में इसको हम रो कहते हैं, रो।
ये जो रो है ना, इसका एक खास नाम है, मैं अभी बताता हूँ। बाकी आर अपनी जगह, एल अपनी जगह, ए अपनी जगह। तो यहां से ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता चला, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। यहाँ रेजिस्टेंस आर क्या है, ये रेजिस्टेंस है, यानी कोई मटेरियल कितनी रुकावट पैदा करता है चार्जेस के रास्ते में। एल ऑब्वियसली लेंथ है, और ए क्रॉस एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, और ये ओहम का सिंबल है। तो ये जो ब्लू से मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये इसका एक खास नाम है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट होती है, यानी अलग अलग मटेरियल्स के लिए ये अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, हमने उसके बारे में परेशान नहीं होना। ये बात जहन में रखिए कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इनटू एल बाय ए। रो अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल के हों, जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये कॉपर का पीस है और ये एक और कॉपर का पीस है, इन दोनों की लेंथ और एरिया और रेजिस्टेंस तीनों चीजें मुख्तलिफ होंगी, लेकिन ये जो रो है ना, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, here I will take a little break so that you may ask your questions if you have any. तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं ये जरा सीरीज सर्किट को यहाँ डिफाइन भी कर देता हूँ। अ सर्किट दैट हैज ओनली वन पाथ फॉर चार्जेस टू फ्लो। जी, अगर आप देखें यहां से इमेजिन करें कि ये सर्किट रेजिस्टर सब कुछ भी नहीं है, ये ऐसे करके जी एक एक सड़क है, और इस सड़क के अंदर ना ऐसे घर बने हुए हैं। ठीक है जी, ऐसे करके घर बने हुए हैं, और एक घर से दूसरे घर में जाने का तरीका यह है कि पहले पहले घर से गुजरा जाए, फिर दूसरे से गुजरा जाए, और फिर तीसरे से गुजरा जाए। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको एक बड़ी जरूरी बात यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक दूध वाला है, ये दूध वाले की साइकिल है। ठीक है, ये दूध वाला है, और ये दूध वाले की साइकिल है, दूध वाला उसके ऊपर बैठा हुआ है और दूध लेकर आ रहा है। पहले घर में 5 बच्चे रहते हैं, दूसरे घर में 10 बच्चे रहते हैं, तीसरे घर में 15 बच्चे रहते हैं। अब ये जो दूध वाला है ना, इसके पास लेट से 10 लीटर्स ऑफ दूध है। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये पहले घर से गुजरे बगैर दूसरे में चला जाए। इसको पहले पहले घर में से गुजरना है, जो टोटल दूध उसके पास मौजूद है उसका एक हिस्सा इसको सबमिट करवाना है, ताकि इस घर के जो बच्चे हैं वो दूध पी सकें। फिर दूसरे घर में दूध देना है, फिर तीसरे घर में दूध देना है। अब इस दूध वाले को पता है कि सबसे ज्यादा बच्चों वाला जो घर है ना, वो सबसे एंड पे है। तो ये क्या करेगा, कि जो भी इसका दूध है उसके 3 पार्ट्स करेगा। इसको पता है पहले घर में सबसे कम बच्चे रहते हैं, इसीलिए ये अपनी टोटल अमाउंट का सबसे कम हिस्सा इसको देगा। फिर इसको पता है कि दूसरे घर में पहले वाले की निस्बत 2 टाइम्स 2 गुना ज्यादा बच्चे रहते हैं, इसलिए जितना दूध उसने उसको दिया है पीछे, उसका डबल इसको देगा। फिर उसे ये पता है कि आखिरी घर में 3 गुना ज्यादा बच्चे रहते हैं, इसलिए जितना दूध उसने पहले घर को दिया है उसका 3 टाइम्स ज्यादा दूध वो आगे देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक घर को स्किप करके दूसरे घर में दूध सप्लाई कर दे, या ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला घर क्योंकि पहले है तो ज्यादा दूध इसको दे दे। नहीं, उसने पहले ही इस बात का हिसाब करना है कि जी पहले जो घर आ रहा है मेरे रास्ते में उन्हें कितना दूध चाहिए, फिर जो आखिर में घर आ रहा है उसे कितना दूध चाहिए। तो ये दूध वाला क्या है, दिस दूध वाला इज लाइक करंट, और जो इसके पास जो अमाउंट ऑफ मिल्क है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। और ये जो घर है ना, ये क्या है, ये है रेजिस्टर्स। होता ये है
कि दूध वाला दूध लेकर आता है, यानी करंट जो है वो वोल्टेज लेकर आता है, एनर्जी लेकर आता है, रेजिस्टर्स में यानी घरों में तकसीम करता है, डिवाइड करता है, फिर उसके बाद खाली हाथ यही दूध वाला वापस चला जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस इस दूध वाले का अपना कुछ भी नहीं इस्तेमाल होता। ऐसा नहीं होता कि हम इस दूध वाले का कोई हाथ पांव काट के रख लेते हैं, नहीं। दिस मिल्क मैन ओनली डिलीवर्स वाटर मिल्क टू द हाउसेस and then goes empty handed back to where he came from। अब जाहिर है दूध वाला तो किसी डेयरी फार्म से आएगा ना, तो डेयरी फार्म क्या है, वो जो बैटरी होती है वो डेयरी फार्म है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। तो बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जितना भी टोटल करंट पीछे से आता है, पहले रेजिस्टर में से भी उतना ही गुजरता है, दूसरे में से भी उतना ही गुजरता है, तीसरे में से भी उतना ही गुजरता है। ये बात समझ लीजिएगा कि करंट जो होता है ये एक तरह का वेसल होता है। वेसल मतलब समझ लें कि एक बर्तन है, ठीक है, जिसके अंदर दूध डाला जा सकता है या खाली किया जा सकता है, लेकिन वो बर्तन कभी इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली करंट्स कभी भी इस्तेमाल नहीं होते, चार्जेस कभी भी यूज अप नहीं हो जाते, चार्जेस की एनर्जी इस्तेमाल होती है। जिस तरह आप कहीं जाते हैं पार्टी करने, तो वहां पर आप पैसे दे के आते हैं, आपको अपनी बॉडी का कोई हिस्सा वहां छोड़ के नहीं आना होता है। बिल्कुल इसी तरह करंट क्या है, करंट एक तरह का वो दूध वाला या उसका जो बर्तन है वो है, और उसके अंदर जो दूध मौजूद है वो वोल्टेज है। दूध तो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा ना जैसे जैसे वो घरों में से गुजरेगा, इसी तरह वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा जैसे जैसे वो घरों में से गुजरेगा। एंड पे उसका बर्तन खाली होगा, लेकिन दूध वाला हिमसेल्फ मुकम्मल होगा। ऐसा नहीं होगा कि दूध वाला किसी तरीके से इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। Here I am going to take a little break for you. You may ask your questions that if you have। अच्छा नहीं, उससे पहले एक बात मेरे जहन में आ रही है, मैं ये भी स्टेट कर दूं। जितना दूध पहले घर में इस्तेमाल हुआ है, आप उसमें ये दूसरे घर का दूध और तीसरे घर का दूध तीनों को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कि टोटल कितना दूध ये लेकर आया था पीछे से। बिल्कुल इसी तरह टोटल वोल्टेज VT इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, एक तरह की एनर्जी होती है। जितनी एनर्जी पहले को दी, जितनी दूसरे को दी, जितनी तीसरे को दी, तीनों को एडअप करो तो पता चल जाता है कि टोटल वोल्टेज कितना है। Here I will take a little break now so that you may ask your questions. All right. I am so glad आपको मेरी बात समझ आई है। ये जो दो बातें यहाँ लिखी है ना, ये वाली, ये बहुत ही जरूरी है। इनको आगे मैंने अंग्रेजी जुबान में भी तहरीर फरमा दिया है आपके लिए, लेकिन अभी हम इस बात को जरा चेक भी करेंगे, ठीक है, फाइंड आउट करने की भी कोशिश करेंगे। लेट्स सी, यहाँ से मेरे पास एक करंट आ रहा है 3 एम्पेयर का, ठीक है। ये पहला रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस है 50 ओहम्स, इसकी है 100 ओहम्स, इसकी है 150 ओहम्स। ओहम रेजिस्टेंस का सिंबल यूनिट होता है। अच्छा, मुझे बताएंगे हमदान, आप बताइए बेटे, जब ये 3 एम्पेयर करंट इसमें से गुजर जाएगा, इस पॉइंट पे करंट कितना होगा? सर 3 एम्पेयर्स। शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि ये सीरीज सर्किट है ना, तो रेजिस्टर्स जो होते हैं या कोई भी डिवाइस जो होती है ना, वो करंट को इस्तेमाल नहीं करती है। जितना भी करंट पीछे से आ रहा होता है, करंट हमेशा उतना ही रहता है। तो अब हमदान बताइए, जब ये R2 में से गुजर जाएगा तो फिर कितना करंट होगा? सर 3 एम्पेयर्स ही होगा। शाबाश, वेरी गुड। जब R3 में से गुजर जाएगा फिर? 3 एम्पेयर्स। वेरी गुड। तो इससे ये पता चला कि अगर बैटरी से टोटल 3 एम्पेयर आ रहा है ना, तो वो रेजिस्टर्स में से गुजरने के बाद भी 3 एम्पेयर ही रहेगा। करंट की अमाउंट में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन कमी किस चीज में आएगी ताहा? यूज अप क्या होगा? सर वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस। शाबाश, वेरी गुड। यानी कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स पीछे से आ रहे हैं, जिनको हम करंट कह रहे हैं, इनके पास जो एनर्जी है वो इस्तेमाल होगी। अब ताहा मुझे बताएंगे कि जो वोल्टेज R1 में इस्तेमाल हुआ है, मैं उसे V1 कह देता हूँ, R2 वाले को V2 कह देता हूँ, R3 वाले को V3 कह देता हूँ। मुझे बताएं कि इन V1, V2, V3 में से सबसे ज्यादा वोल्टेज किसका होगा? V3 का। शाबाश, V3 विल बी द
लार्जेस्ट वोल्टेज। ऐसा क्यों है? आप फौरन वो वाली एग्जांपल याद करें, सर ने बताया था जिस घर में ज्यादा बच्चे होते हैं उसे सबसे ज्यादा दूध चाहिए होता है। तो दूध क्या था? वोल्टेज था। बच्चे क्या थे? रेजिस्टेंस थी। तो जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है ना, उसमें इस्तेमाल होने वाला वोल्टेज भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। अब अगर टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट्स है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये 10 वोल्ट सारा किसी एक को मिल जाए? ऐसा नहीं हो सकता। No, sir. This 10 volts is supposed to be divided amongst these resistors. इन resistors में ये 10 वोल्ट ने तकसीम, डिवाइड होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है। सबसे कम हिस्सा किसको मिलेगा ताहा? R1 को, sir. शाबाश, वेरी गुड। इट इज सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट हियर। यहाँ पर एक फॉर्मूला और बनता है आपके पास, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड रेजिस्टर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द थर्ड रेजिस्टर। ये जो फॉर्मूला अब यहाँ आपके लिए मैंने स्टेट किया है, ये है टोटल रेजिस्टेंस फॉर्मूला। टोटल रेजिस्टेंस फॉर्मूला फॉर सीरीज सर्किट। ठीक है जी, यहां तक किसी को कुछ बात समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन है बेटा? पूछें। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल इफ यू डोंट टॉक टू मी। ठीक हो गया जी। कमिंग बैक टू पैरेलल सर्किट्स। पैरेलल सर्किट्स को जरा डिफाइन कर लेते हैं कि पैरेलल सर्किट्स क्या होते हैं। दोज सर्किट्स which have multiple path for current। ध्यान से देखिएगा, ऊपर सिर्फ एक ही रास्ता था, देखिए मैंने डिफाइन किया था which has only one path for charges to flow। लेकिन अब मैंने क्या कहा है? पैरेलल में मल्टीपल पाथ्स होते हैं। अब देखते हैं, ये मेरे पास एक बैटरी है। ओके, नाउ imagine this battery is a cook। ठीक है जी। कुक ने क्या करना है? कुक एक वक्त में 10 रोटियां पका सकता है। कुक एक वक्त में 10 रोटियां पका सकता है। इसका ये मतलब हुआ, इसने ऐसे करके दो राइडर्स हैं, 10 रोटियां इसको भी देनी है, 10 रोटियां इसको भी देनी है। उससे क्या होगा? ये राइडर्स जब फ्लो करते हुए जाएंगे, वैसे तो साथ जा रहे हैं क्योंकि रास्ता एक ही है, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो एक राइडर को स्प्लिट होना है, इधर जाना है, दूसरे राइडर को ऊपर जाना है। ये दो अलग अलग सोसाइटीज हैं जिसमें उन्होंने अपना खाना जो है वो डिलीवर करना है। आपने ये देखना है कि क्योंकि दोनों राइडर्स एक ही दुकान से आए हैं, वो दुकान एक राइडर को एक वक्त में 10 रोटियां दे सकती है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो होना ये है कि जितने राइडर्स इसमें से निकलेंगे उन सबको एक वक्त में 10 रोटियां ही मिलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जितना करंट यहां से आ रहा है वो राइडर क्या है? वो राइडर है करंट। जब वो इस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो थोड़ा सा पोर्शन इधर जाता है, बाकी पोर्शन इधर जाता है। यानी राइडर्स इस रास्ते पर पहुंचकर स्प्लिट हो जाते हैं, दो अलग अलग रास्तों में चले जाते हैं। तो इधर जो राइडर जाएगा उसे I1 कहते हैं और जो इधर जाएगा उसे I2 कह देते हैं। देखते हैं, जितने राइडर्स पहले से आ रहे थे पीछे से, वो एक जंक्शन पर पहुंचकर, जंक्शन मतलब जहां से आगे दो या दो से ज्यादा रास्ते होते हैं, वो एक जंक्शन पे पहुंचकर स्प्लिट हो जाते हैं, दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एक राइडर एक सोसाइटी में डिलीवरी करने जाता है, दूसरा राइडर दूसरी सोसाइटी में डिलीवरी करने जाता है। अपनी अपनी रोटियां इनको दे देता है। अब चाहे उनको उतने की जरूरत है या नहीं है, राइडर्स ने अपनी डिलीवरी करके खाली हाथ वापस आ जाना है जबरदस्ती। ऐसा नहीं होगा कि ये राइडर्स कुछ बचा के वापस लाएंगे। अगर ये कुछ बचा के वापस लाएंगे तो ये दुकान वाला जो है ना, कुक जिसने अपनी फास्ट फूड चेन खोली है, ये उनकी फटी लगाएगा। दैट मीन्स यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो राइडर्स रोटियां लेके जाते हैं और दोनों सोसाइटीज में सप्लाई करते हैं,
और उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। राइडर्स तो इस्तेमाल नहीं होंगे, उनकी रोटियां इस्तेमाल होनी है। तो जितना करंट यहाँ पीछे से ओरिजिनेट हुआ है वो डिपेंडिंग ऑन कितनी ब्रांचेस है। अगर 3 ब्रांचेस होंगी तो फिर करंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड होना पड़ेगा। अगर 4 ब्रांचेस होंगी तो फिर करंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड होना पड़ेगा। टोटल करंट दोबारा से रिकम्बाइन होकर वापस बैटरी तक आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक बात स्टेट करता हूँ, IT टोटल करंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 अगर 3 ब्रांचेस हैं तो। लेकिन जो बात यहाँ पर ट्रिकी है ना, वो ट्रिकी बात क्या है? टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू वोल्टेज इन द फर्स्ट रेजिस्टर इक्वल टू द वोल्टेज इन द सेकंड इक्वल टू द वोल्टेज इन द थर्ड। इस बात को मैं एक दफा स्टेट कर देता हूँ, फिर मैं जरा समझाने की भी कोशिश करता हूँ। करंट splits up whereas voltage remains the same। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये बात थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। आप जितनी दफा कहेंगे मैं इसको रिवाइज करूंगा, डोंट वरी एट ऑल। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी है 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की। दिस 10 वोल्ट मीन्स दैट 10 जूल एनर्जी इज गिवन टू एवरी चार्ज। 10 वोल्ट का मतलब क्या है कि हर चार्ज पार्टिकल जो इस बैटरी में से निकल रहा है उसके पास 10 जूल एनर्जी है। अब आप देखें, अगर एक चार्ज पार्टिकल भी यहां चला जाए उसके पास एनर्जी कितनी है? 10 जूल। और अगर 2 चार्ज पार्टिकल यहां से गुजरे, 10 इसके पास है 10 इसके पास है, लेकिन वोल्टेज यानी एक चार्ज के पास कितना वोल्ट कितनी एनर्जी होगी, वो दोनों केसेस में एक जितना ही है। इसीलिए इसको भी 10 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 10 वोल्ट ही मिलेगा, चूंकि पैरेलल में वोल्टेजेस सेम रहते हैं। और वोल्टेजेस का मतलब है कि उनमें से गुजरने वाले एक चार्ज के पास कितनी एनर्जी होगी, क्योंकि सारे चार्ज पार्टिकल आ तो एक ही बैटरी से रहे हैं। सारे चार्ज पार्टिकल को एक ही बैटरी एक वक्त में ही एनर्जी सप्लाई कर रही है, इसलिए एवरी चार्ज पार्टिकल शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसीलिए हर ब्रांच में मिलने वाला वोल्टेज एक जितना ही होता है। Here we will take a little break so that you may ask your questions. जी इमेजिन करें कि ये मेरे पास पानी का पाइप है, ये देखें, ये पानी है, वाटर। पानी यहाँ से आ रहा है, लेट से 10 डिग्री सेल्सियस पर पानी है। पानी जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो पानी देखेगा 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है एक ये रास्ता है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पानी एक रास्ता चूज करके उसमें से फ्लो करेगा, नहीं। उसको जितने रास्ते नजर आएंगे पानी उतने पार्ट्स में स्प्लिट अप होगा, डिवाइड होगा। लेकिन आप ये देखें कि वो जो पानी पीछे से आ रहा है वो भी 10 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है, तो जो पानी इधर जाएगा वो भी 10 का ही होगा, और जो पानी इधर जाएगा वो भी 10 डिग्री सेल्सियस का ही होगा। इस तरीके से ये करंट और पानी दोनों को हम एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। जितने रास्ते मिल जाएंगे ना पानी को, ये पानी उतने ही रास्तों में तकसीम होता जाएगा। अब देखो ये रास्ता आगे जाके दोबारा रिकम्बाइन हो रहा है, तो पानी दोबारा जाकर रिकम्बाइन होके इकट्ठा होके फिर आगे जाएगा। करंट का भी ऐसा ही बिहेवियर होता है। ठीक है ताहा, अब बात समझ आ गई? जी सर। तो सर हम इसकी इक्वेशन ये लिख सकते हैं IT इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2। नहीं, इक्वल टू नहीं लिख सकते ना। देखो यहाँ से आ रहा है IT टोटल, उसके बाद वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है ना, 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है। I1 इधर गया है, I2 इधर गया है, तो जब इन दोनों को आप ऐड अप करोगे तभी तो टोटल करंट के बराबर करंट आएगा। ओके, तो सर इसका मतलब है I1 इज इक्वल टू I2। वो अभी आगे देखते हैं, अभी तो ये आप समझ लें I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों को ऐड अप करेंगे तो टोटल के बराबर आएगा। अब इक्वल है कि नहीं ये बात मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? ओके सर। अच्छा जी, कमिंग बैक टू दिस, करंट ना बड़ी एक समझदार चीज है। करंट बैटरी से निकलते ही बहुत सारी चीजों का अंदाजा लगा लेता है, ठीक है? इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इमेजिन करें कि जो बैटरी है ना, ये आपकी अम्मी है, वालदा मोहतरमा है,
और वो रोटियां पका रही हैं, और ये जो पहला रजिस्टर है ना, ये आपकी खाला है, ठीक है। ये छोटी वाली खाला है जो बहुत कूल होती हैं, और ये बड़ी वाली खाला है जो कि ना बहुत डांटती हैं, खामखा काम शाम करवाती हैं। अब आपकी अम्मी ने आपको 10 रोटियां दी हैं, दिस इज योर मॉम, जिन्होंने आपको 10 रोटियां दी हैं, और वो कहती हैं कि ना खाला को दे आओ। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही दोनों खाला को सप्लाई करें रोटियां। आपको ये पता है कि ये अलग सोसाइटी है, ये अलग सोसाइटी है। आप कहते हैं अम्मी मेरे साथ ना छोटे भाई को भी भेज दें, ये छोटी वाली खाला है, ये बड़ी वाली खाला है। आपको ये पता है यार छोटी खाला जो है ना वो बहुत कूल है, और मैं उनके घर जाता हूँ तो वो मुझे कैंडीज चॉकलेट्स और सब कुछ देती हैं। मैं अम्मी को कहता हूँ अम्मी ये मेरे छोटे भाई को भी 10 रोटियां दें, ये जाएगा बड़ी खाला के पास, मैं जाऊंगा छोटी खाला के पास। सेम सिचुएशन होती है, यहाँ तक आप दोनों इकट्ठे होके आते हैं, फिर आप यहाँ छोटी खाला के पास चले जाते हैं, और छोटा वाला भाई चूंकि वो क्यूट होता है और प्यारा लगता है, इसलिए आप उसको जबरदस्ती बड़ी खाला के पास भेज देते हैं, क्योंकि वो उसे डांटती नहीं है और वो ज्यादा काम भी नहीं करवाती। ऐसा ही बेटा करंट के केस में भी होता है। अगर ये R2 ये 50 ओहम्स का है और ये 500 ओहम्स का है, यानी ऊपर वाले रास्ते में रुकावट ज्यादा है, तो जितना भी करंट पीछे से आ रहा है, अब आप देखें करंट ये चाहता है कि वो बगैर रेजिस्टेंस में से गुजरे बैटरी तक पहुंच जाए। लेकिन इस पॉइंट तक पहुंचते ही करंट को ये बात नजर आती है कि ऊपर वाली रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, नीचे वाली रेजिस्टेंस कम है, इसीलिए ज्यादातर करंट यहां से गुजरना चाहता है। यानी कि I2 इज लार्जर और I1 इज स्मॉलर। देखें मजबूरन बड़ी खाला को भी तो रोटियां पहुंचानी ही है, लेकिन आप उस छोटे भाई को भेजते हैं जिसको ज्यादा डांट ना पड़े। इसी तरह ये जब आप टोटल करंट यहाँ पहुंचता है ना, तो वो भी देखता है कि ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए वो अपना थोड़ा हिस्सा वहां भेजता है, ज्यादा हिस्सा यहाँ भेजता है जहां पर रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए बेटे ये I2 और ये I1 हमेशा बराबर नहीं होते हैं। ये I2 I1 एड अप होके हमेशा ये IT जरूर बनाते हैं, लेकिन ये I2 यानी करंट की अमाउंट डिपेंड करती है कितनी रेजिस्टेंस उसके आगे रखी है। अगर ये भी 50 की बजाय 500 हो जाए, ऊपर भी 500 नीचे भी 500, फिर मजबूरन करंट को आधे आधे में तकसीम होना है। यानी अगर 3 एम्पेयर करंट आ रहा है पीछे से, in this situation 1.5 will go here and 1.5 will go here. Taha, do you understand this question now? Yes sir, thank you. ठीक है, that is good. अगर ना समझ आए तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, डोंट वरी एट ऑल। तो यहीं पर मैं आपको पैरेलल का फॉर्मूला भी जल्दी से बता देता हूँ बिफोर आवर लेसन एंड्स। 1/RT यानी टोटल रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगी हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये पैरेलल की टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। सिर्फ पैरेलल पे ये अप्लाई होता है, और जिस तरह सीरीज के लिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ लिखकर दिखाया है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज कहाँ से आ जाते हैं, ये अभी हमें हमारे सिलेबस में याद रखने की जरूरत नहीं है। A लेवल में आए आप खुदा ना खास्ता, वहां पर आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है जी। आज के लिए हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आप ये समझ लें कि अगर आपको ये दो बातें आ गई और सर्किट सॉल्व करने आ गए, तो फिर आपको इन दोनों तीनों चैप्टर्स में से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लिए यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।